गोरी वो माया मोला तोर से भारी लागे 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 छेल छबिला रे सुंदर रंग रंगीला रे मुरकर मार गाली खावे 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 हेलो, हाँ चलो। पर्यावरण तो कल पढ़े थे, सब समझ आया। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, हेलो, कहाँ होगा आज का मान? चलो, तो पारिस्थितिकी में कल देखा था हमने पर्यावरण के घटक देखे थे। पर्यावरण के घटक में क्या देखा था? पहले यहाँ अजैविक होता है और क्या होता है? अजैविक और जैविक, अबायोटिक और बायोटिक। ये हो गया अजैविक और जैविक घटक। अब ये देखो, अजैविक घटक में क्या आया था आपका? भौतिक। भौतिक कारक में और क्या था? अकार्बनिक और कार्बनिक। अब यहाँ भौतिक घटक में सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या था आपका? सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश से एनर्जी मिलता है आपको। क्या मिलता है? ऊर्जा। और तापमान, ताप निर्धारित होता है। अगर सूर्य प्रकाश चला जाए तो ताप ही नहीं होगा। तो शरीर में ताप बहुत जरूरी है, अगर ताप नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद क्या था आपका? आर्द्रता, नमी वगैरह। आर्द्रता, फिर वायुदाब, मिट्टी, ये सब किसमें आता है आपका? भौतिक में। वैसे ही अकार्बनिक में अपन देखे जिसमें कार्बन नहीं है। कार्बन नहीं है, गैस है, जल है। गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब। और क्या है? जल, खनिज, ये बिना कार्बन वाले खनिज, ये सब किसमें आ जाएगा आपका? कैल्शियम, आयरन, ये सब पढ़ते हो ना, खनिज लवण, ये सब किसमें आ जाएगा? कार्बनिक में। और कार्बनिक में कार्ब्स, ठीक है, प्रोटीन और वसा मतलब फैट, ये सब किसमें आ जाएगा? कार्बनिक। ये पढ़े थे। अब जैविक घटक को मैं थोड़ा सा डीप में ले जाऊंगा आज। जैविक में अपन पढ़े थे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन, अपघटक। ठीक है, तो उससे पहले प्रजाति में एक छूट गया था, नोट्स में डाला था, देखे हो? क्या छूटा था? संकेतक प्रजाति। और वो पढ़ के आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि बेसिक नोट्स मैं बनाया हूं अपने शब्दों में। बुकिश नॉलेज डालता तो समझ नहीं आता, उसको ढंग से जो पढ़ा है उसको समझ आ गया होगा। क्या था ये? इंडिकेटिव, इंडिकेट करने वाला, संकेत देने वाला प्रजाति, इंडिकेटिव स्पीसीज। तो संकेत देने वाला प्रजाति किसके बारे में संकेत देगा? ये संकेत किसके बारे में देगा? ये प्रजाति पर्यावरण के स्थिति का क्या देता है? संकेत। पर्यावरण के स्थिति का संकेत देता है और कुछ नहीं। तो पर्यावरण की स्थिति का संकेत देता है, इसलिए इस प्रजाति को क्या बोलते हैं? संकेतक प्रजाति। तो कोई भी क्षेत्र में अगर, जैसे मैं समुद्र प्रदूषण का उसमें उदाहरण दिया हूं कि वहां कोरल रीफ मिलता है। क्या मिलता है? कोरल रीफ। क्या बोलते हैं इसको? दिखाया था, याद आ रहा है? प्रवाल भित्ति, मूंगा। ठीक है, तो रंग बिरंगे जब क्या करते हैं? डाइविंग करते हैं अपन समुद्र के अंदर, गोताखोर, तो अंदर में मस्त रंग बिरंगे दिखता है, ये फूल जैसा ऐसे रंग बिरंगे मस्त ऐसे 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 ऐसे, ये सब क्या है? प्रवाल भित्ति है। और ये क्या रहता है? रंग बिरंगा मस्त। ये रंग बिरंगे रहते हैं। तो रंग बिरंगे कब रहेंगे? जब इनके अनुसार वो वातावरण रहेगा, क्योंकि ये समुद्र के जल में है ना। अब ये समुद्र के जल में है, तो समुद्र के जल में है तो जल जब इसके लायक रहेगा, मतलब जल जब साफ रहेगा, इसके हिसाब से रहेगा, तो ये कोरल भित्ति, ये जो कोरल भित्ति या फिर प्रवाल भित्ति जो बोल रहे हैं, इसमें जो प्रवाल भित्ति पढ़ेंगे, ये क्या किससे बने रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट का।
ये जीव है, कैल्शियम कार्बोनेट का शरीर रहता है, और उसके ऊपर लाइकेन वाला बताया था मैं, ये बैठा रहता है उसके ऊपर, और यही कलरफुल देता है उसको कलर अलग अलग। अब होता क्या है, जब तक जल सही था तब तक ठीक था, लेकिन यहाँ क्या आ गया, प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण हो गया। समुद्री प्रदूषण मतलब आप जितना भी जो प्रदूषण कर रहे हो नदी नाली में, वो सब कहाँ जा रहा है, लास्ट में समुद्र में ही तो जा रहा है, और समुद्र में जा रहा है मतलब समुद्र का पानी हो रहा है खराब। जिस जगह का समुद्र का पानी खराब हुआ और वहां यदि क्या पाया जा रहा है, कोरल रीफ, तो ये कोरल रीफ क्या हो जाता है, जो रंग बिरंगा है वो हो जाता है सफेद। सफेद मतलब रंगहीन हो जाता है। क्या हो जाता है, रंगहीन। और इसी को प्रवाल विरंजन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्रवाल विरंजन। कोरल ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पाउडर सुने हो ना, पूरा धो देता है। तो प्रवाल विरंजन मतलब रंज, जो रंजन था वो वी हो गया, मतलब विरंजन हो गया। और यही संकेत देता है कि यहाँ अगर प्रवाल कलरफुल नहीं है, यहाँ अगर प्रवाल क्या हो गया है, विरंजित हो चुका है, इसका कलर गया है, मतलब कुल मिलाकर यहाँ जो पर्यावरण है वो क्या है, प्रदूषित है। और इसको बताया कौन, हमने चेक किया क्या यहाँ मीटर लगा के, नहीं, यह प्रजाति खुद बता रहा है कि यहाँ का पानी क्या है, प्रदूषित हो चुका है, यहाँ का पर्यावरण अब सही नहीं रहा, क्योंकि ये संकेत दे रहा है पर्यावरण की स्थिति का, इसलिए प्रवाल भित्ति समुद्र में एक संकेतक प्रजाति कहलाएगा। क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ संकेत मिलता है, जैसे कहीं गए हो, पेड़ पौधे मरना चालू हो गए या पेड़ पौधे जी नहीं पा रहे हैं, तो 100% यहाँ किस चीज का कमी है, पानी का कमी है, या और कुछ हो सकता है कि नहीं। मतलब ये संकेत ही दे रहा है उस क्षेत्र का। तो जिस क्षेत्र के पर्यावरण के बारे में संकेत देते हैं वो प्रजाति क्या कहलाता है, संकेतक प्रजाति। इतना बस ध्यान रखेंगे। प्रवाल भित्ति पढ़ेंगे तब मैं दिखाऊंगा, हालांकि देख चुके हो, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या पता। कोरल रीफ क्या था, कोरल रीफ। पैसा रहेगा तो जाओगे यार, जॉब लगेगा तो, वरना ऐसी जिंदगी निकल जाएगा, इसलिए पढ़ो बोलता हूँ। ऐसा सब देखने को कब मिलेगा आपको, जब आपके पास पैसा रहेगा, तभी जाके आप घूमने जाओगे बाहर समुद्र में, स्काई डाइविंग करोगे, स्काई नहीं सी डाइविंग। तो मुगा चट्टान, ये जो कलरफुल ये सब रहता है ना, ये देखो कलर दिख रहा है, लाल कलर, अलग अलग कलर, ये सब क्या हो जाते हैं, सफेद हो जाता है, ये कलर नहीं रहता। ये देखो अलग अलग मस्त कलरफुल दिख रहा है, ये कलर ही नहीं रहता। ये देखो ऐसे व्हाइट हो जाता है, ये देख रहे हो, पहले ऐसे था, मैं पहले ऐसे था, अब मैं ऐसा हूं। किस कारण से, प्रदूषण के कारण। तो ये ऐसे प्रवाल क्या हो जाता है, विरंजन। बस कैल्शियम कार्बोनेट बचा है, इसके ऊपर जो बैठा था ना लाइकेन, वो गायब, क्योंकि प्रदूषण में खत्म हो गया। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संकेतक प्रजाति। कोई डाउट नहीं। और कुछ नया था क्या उसमें नोट्स में, इतना और कुछ नया डाला था क्या, बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलो अब इसको पढ़ते हैं अपन। जैविक, जैविक में क्या क्या पढ़े थे, ज्वाइन करे था, उत्पादक, उपभोक्ता, और उत्पादक में क्या पढ़े थे, जो क्या बनाएंगे, भोजन, अपना भोजन बनाने वाला, अपना भोजन बनाने वाला क्या कहलाता है, उत्पादक। तो स्वयं क्या रहते हैं ये लोग, तो ये कहलाएंगे उत्पादक, जो कि रहते हैं स्वपोषी। क्लियर है। और इनका संख्या ज्यादा है, एक्चुअल में देखा जाए तो घास पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है ना, तो इसलिए मैं इसमें पिरामिड के साथ बना रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा यही मिलेंगे आपको, उत्पादक, स्वपोषी। और इसमें कौन आ जाता है, हरा पेड़ पौधे, कल लिखवा चुका हूं मैं, है कि नहीं। अब ये उत्पादक तो अपना भोजन बना लिया, किससे बनाया, सनलाइट से, है ना, सूर्य प्रकाश से अपना क्या बना लिया, भोजन। चलो सर भोजन बन गया, अब भोजन को खुद खाएगा क्या है, नहीं, एक्चुअल में खाता नहीं है, इसमें उपभोक्ता आ जाता है, और ये उपभोक्ता इसको क्या करेगा, उपभोग करेगा। लेकिन अब उपभोक्ता एक नहीं है, अलग अलग चरण वाला उपभोक्ता। उपभोक्ता में ये आएगा प्राथमिक उपभोक्ता, क्या आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक मतलब पहला, जो सीधा सीधा शाकाहारी रहता है, क्या है ये, शाकाहारी। ये शाकाहारी मतलब ये पेड़ पौधे घास फूस को ही खाएगा, मांस नहीं खाएगा। और जो मांस नहीं खाता, शाकाहारी रहता है, वही जीव जंतु क्या कहलाते हैं,
प्राथमिक उपभोक्ता। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता किसका सेवन करेंगे? उत्पादक का या हरे पेड़ पौधे का, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। अब इसके बाद जो आएंगे उनको क्या बोलेंगे? द्वितीयक उपभोक्ता। अब इनका दो तरीके से हो सकता है, एक तो ये सार्वहारी हो सकते हैं कि ये लोग सीधा द्वितीयक उपभोक्ता क्या खाए? उत्पादक, लेकिन 100% ये लोग प्राथमिक उपभोक्ता को भी दबा देंगे। क्लियर है? तो ये प्राथमिक उत्पादक को खाने वाले क्या थे? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले क्या कहलाएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता। और इसको और खाने वाले क्या कहलाएंगे? तृतीयक उपभोक्ता। और उसको खाने वाले हो गए ना, उका तक दूर तक जहूं, सर्वोच्च। क्या रहेगा ये? सर्वोच्च उपभोक्ता या उच्च उपभोक्ता भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग हमने क्या बनाया है? पोषण स्तर। तो कई बार ये पूछा जाता है कि उत्पादक कौन से पोषक स्तर में है? तो कौन से पोषक स्तर में है? पोषक स्तर 1। पोषक स्तर 1 में क्या है ऐसा पूछा जाए तो उत्पादक है, हरे पेड़ पौधे हैं, क्लोरोफिल वाले जीव जंतु है, जो भी जंतु तो नहीं, जीव। क्लियर है? उसके बाद पोषक स्तर 2 में क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। फिर पोषक स्तर 3 में द्वितीयक उपभोक्ता। अब यहाँ देखो, यहाँ 3 है पोषक स्तर और यहाँ उपभोक्ता कितना है? द्वितीयक। तो इसको ध्यान देना है, इस चार्ट को बनाने सीखना है। कुछ नहीं है इस चार्ट में, उत्पादक लिखे, उसके बाद प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता, उसके बाद क्या है? सर्वोच्च उपभोक्ता। अब पोषक स्तर तो पहला में यही आएंगे, ये लोग पोषण अपना खुद का करेंगे। तो पोषक स्तर 1 में क्या रहते हैं? हरे पेड़ पौधे। 2 में कौन रहता है? प्राथमिक उपभोक्ता। 3 में द्वितीयक उपभोक्ता। 4 में तृतीयक उपभोक्ता। और 5 में क्या रहेगा? सर्वोच्च उपभोक्ता। ये क्या था? पोषक स्तर। अलग अलग क्या है ये? पोषक स्तर बनेगा। किसी को डाउट नहीं? अब एक काम करो, इसको उत्पादक बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो इसको उत्पादक? कुछ ना कुछ क्या कर रहा है? उत्पादन। कहाँ से उत्पादन कर रहा है? सनलाइट ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, और उससे क्या बना रहा है? अपना भोजन, है कि नहीं? अब ये जो बना रहा है उसको कौन खा रहा है? उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। ये क्या खा रहा है? शाकाहारी। अब इसके बाद ये तो खाएगा शाकाहारी को, मतलब साग सब्जी को, और ये क्या खाएगा? मांस को। क्या खाएगा? मांस को। एक्चुअल में ये किसका, ये लोग किसका उत्पादन कर रहे थे? हरे घास फूस का कर रहे थे। मतलब ये लोग हरे घास फूस का उत्पादन कर रहे थे, और ये लोग किसका उत्पादन कर रहे हैं? ये लोग भी, अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ये लोग भी उत्पादन कर रहे हैं। और ये लोग किसका फैक्ट्री है? मांस का। क्योंकि अगर ये लोग उत्पादन नहीं करेंगे तो ये जानवर जो मांसाहारी है वो मांसाहारी, टाटा बाय बाय। मतलब मैं बोलूं तो ये प्राथमिक उत्पादक है। ये क्या हो जाएगा? अगर मैं प्राथमिक उपभोक्ता को बोलना चाहूं तो ये प्राथमिक उत्पादक अगर बोलूंगा तो ये 100% सर ये क्या कहलाएगा? द्वितीयक उत्पादक। क्या कहलाएगा? तो अब प्रश्न में ऐसा बोल दूं अगर कि द्वितीयक उत्पादक या प्राथमिक उपभोक्ता ही द्वितीयक उत्पादक होते हैं, सही है? सही है कि नहीं है? तो क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता भी मांस का क्या कर रहा है? उत्पादन। अगर मांस का उत्पादन नहीं होगा तो ऊपर के मांसाहारी जीव जंतु खत्म, टाटा बाय बाय। क्लियर? इसलिए उत्पादक इनका रहना भी जरूरी है, इनका रहना भी जरूरी है। और ये आपका श्रृंखला बन गया है, खाद्य श्रृंखला। इसी को क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला। कल देखेंगे उसको और डीप में। यहाँ तक तो क्लियर है सर। अब यहाँ अगर मैं और मोटा मोटा बात करूं तो 100% आप क्या बोल सकते हो? ये तो क्या थे? स्वपोषी थे। ये क्या थे? स्वपोषी। अगर यहां से यहां तक मैं देखूं, ये क्या कहलाएंगे? परपोषी, क्योंकि ये दूसरे ऊपर निर्भर है, पर के ऊपर अपने पोषण के लिए क्या है? निर्भर है। आया क्या समझ में? तो ये चार्ट अपना बनते जा रहा है। तो ये बस ये लेवल बस स्वपोषी है, बाकी उसके सब स्तर, पहले स्तर से बाकी सब ऊपर वाले स्तर क्या है? परपोषी है। बनेगा यार? इसके बाद और क्या बोल सकते हो? अच्छा, मैं इनको, ये तो क्या थे? इनको द्वितीयक उत्पादक शाकाहारी बोलूंगा कि मांसाहारी? शाकाहारी, है कि नहीं? तो अधिकतर, अधिकांश, अधिक अंश, मतलब सभी अंश में अधिकांश, मतलब पूरा का पूरा बोल सकता हूं मैं, प्राथमिक उपभोक्ता क्या रहते हैं? शाकाहारी। जैसे टिड्डा है, खरगोश है, हिरन है, ये सब किस में आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता में। जो शाकाहारी जीव जंतु है, गाय है, बकरी है, भेड़ है कि नहीं? ये सब किस में आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता में। और वही मांस का उत्पादन कर रहे हैं, इसलिए किसमें आएंगे? द्वितीयक उत्पादक में। और यही क्या है? शाकाहारी है। और कौन से स्तर में आएंगे?
द्वितीयक पोषक स्तर में। देखो ये पूरा अगर लिखोगे 2-3 पेज भर जाएगा, लेकिन 2-3 पेज आपको भरना नहीं है, इसी को समझ लेना है। क्लियर है? क्योंकि बुकिश नॉलेज आपको बाद में काम नहीं करेगा, यही चार्ट आएगा आपके काम में एमसीक्यू निकालने में। अब देखो मैं दूसरे द्वितीयक उपभोक्ता तृतीयक उपभोक्ता को क्या बोल सकता हूँ? शाकाहारी। क्या बोलोगे? मांसाहारी। और द्वितीयक उपभोक्ता यदि इसको भी खाता हो तो सर्वाहारी बोलोगे। जैसे कुत्ता है, कुत्ता शाकाहारी भी है और क्या खाता है? मांस भी खाता है। मतलब कुत्ता किस में आ जाएगा? प्राथमिक में नहीं रखोगे, प्राथमिक में रखोगे तो शाकाहारी बन जाएगा, इसलिए वो क्या आ जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता में आएगा, जो कि क्या है? सर्वाहारी, सबको खा लेगा। मतलब ये सर्वाहारी है और ये भी सर्वाहारी में आप लोग रख सकते हो। मोटा मोटा इसको हम लोग किस में रख सकते हैं? सर्वाहारी। और मोटा मोटा मांसाहारी भी बोलते हैं, लेकिन ये मुझे नहीं पचता मेरे को, क्योंकि यहाँ कुछ कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो कि क्या है? सर्वाहारी हैं। केवल मांसाहारी बोलने से फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। ये लोग हर्बीवोर्स है और वो लोग क्या है? मांसाहारी क्या कहलाता है? कार्नी, है कि नहीं? और सर्वाहारी को क्या बोलते हैं? ओमनी। ठीक है, तो ओमनी ये सब क्या है? ओमनी भी हो सकते हैं। तो सर्वाहारी और मांसाहारी दोनों मिलेगा, लेकिन सर्वोच्च उपभोक्ता हमेशा लगभग क्या रहेगा? मांसाहारी। ये मांसाहारी ही बोलना उचित है, क्योंकि यही संतुलित बनाता है। तो सर अगर आपको पूछे कि सर्वोच्च उपभोक्ता क्या है, तो मांसाहारी बेस्ट ऑप्शन है। जैसे शेर सर्वोच्च उपभोक्ता, टाइगर सर्वोच्च उपभोक्ता, ये गिद्ध, चील, ये सब क्या है? सर्वोच्च उपभोक्ता, जो लास्ट में भक्षण करते हैं सीधा जीव जंतु का, और भक्षण करते हैं मतलब ये क्या है? मांसाहारी है। इनको घास डालोगे तो घास काम नहीं करेगा। क्लियर है? घास काम नहीं करेगा, इसको मांस ही डालना पड़ेगा, मांस ही काम करेगा, इसलिए मांसाहारी कहलाएंगे ये लोग। बनेगा? इसमें किसी को डाउट है क्या? बताओ। तो अपने से बना सकते हैं। तो उत्पादक हो गया। आप चलो सर बन तो गया। प्राथमिक उत्पादक लोग क्या किए? हरे पेड़ पौधे मस्त खाना वाना बनाए, कढ़ाई डाले और मस्त उसमें सनलाइट डाले, कार्बन डाइऑक्साइड का फोड़न लगाए और बन गया खाना, है कि नहीं? अब ये खाना बन गया, इसको खाना को कौन खाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता खा लिया और टपक गया, तो अगर शेर ने नहीं खाया या इसके ऊपर वाले उपभोक्ता, अब देखो सर्वोच्च उपभोक्ता डायरेक्ट इसको भी खा सकता है, सर्वोच्च उपभोक्ता इसको भी खा सकता है, सर्वोच्च उपभोक्ता इसको भी खा सकता है कि नहीं? लेकिन जैसे जैसे नीचे जाओगे ना, तो ये उपभोक्ता ऊपर को नहीं खा सकता, ये हमेशा नीचे को खाएगा। द्वितीयक उपभोक्ता ऊपर को नहीं खाएगा, ये हमेशा नीचे को खाएगा। ये लॉजिक लगा सकते हो ना। यहाँ शेर है और यहाँ क्या है? यहाँ शेर है और यहाँ कुत्ता है। अब कुत्ता शेर का शिकार कर देगा? हाँ, नहीं। तो हमेशा क्या होता है? सीधा भागता है। हमेशा क्या, ये याद रखना, जो खाद्य श्रृंखला है हमेशा एक दिशा में रहता है, ये भी ध्यान रखना। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह या फिर जो खाद्य श्रृंखला चलता है वो एक दिशीय रहता है। खाद्य श्रृंखला, हालांकि ये आएगा, ये रहेगा एक दिशीय। क्या रहेगा? एक दिशी बोलने का मतलब समझ आ गया? ये लोग इसको खाएंगे, फिर ये लोग इसको खाएंगे, फिर ये लोग इसको खाएंगे, ये लोग इसको खाएंगे। मतलब ऊर्जा प्रवाह भी एक दिशा ही रहेगा। ऊर्जा किधर से किधर जा रहा है? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं आएगा कि शेर को खा के कुत्ता पचा दिया। समझ रहे हो? हाँ, शेर मर गया तो मांस में आ जाएगा, शेर को मार के नहीं खाएगा वो। शेर अगर मर गया है कहीं पास, उसको पका पकाया मिल गया, तो उसको फिर खाद्य श्रृंखला में नहीं रखेंगे, वो नॉर्मल मांस में आ जाएगा। लेकिन आप शिकार करके मार के खा रहे हो बोलोगे तो दिक्कत है फिर तो, है कि नहीं? जैसे हिरन इनको नहीं खा सकता, हिरन वो नीचे वाला ही खाएगा, नीचे वाले पोषण से ही अपना क्या लिएगा? पोषण लेगा नीचे वाले स्तर से। ये ध्यान रखेंगे अपन। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट? बनेगा? तो ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक। अब सर मैं क्या बोल रहा था कि उत्पादक ने अपना उत्पादन किया, क्या पता वहां जानवर ही नहीं है। अगर वहां प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है तो फिर वो घास बढ़ते रहेगा क्या? नहीं, वो घास क्या होगा? उसको पानी नहीं मिलेगा, अगर कुछ नहीं होगा तो मरेगा भी, है कि नहीं? जैसे पेड़ रहता है ना, कुछ दिन में वो मर जाता है, मतलब कुछ दिन कुछ साल लगता है, लेकिन बहुत साल रहता है। और जैसे जीव जंतु बोल दिया है, इनका नहीं समझ आएगा तो प्राथमिक उपभोक्ता देखो। प्राथमिक उपभोक्ता का अगर कोई खाने वाला नहीं है ऊपर वाला, जैसे कुत्ता है गाँव गाँव में, गली गली, हाँ, घाट घाट का कुत्ता, अब उसको कोई शिकार करने वाला नहीं है, तो इधर इधर ऐसे लड़खड़ा कहूं कर जाके मर जाही, है कि नहीं? अब मर तो गया, अब मर गया तो मरने के बाद उसमें क्या लग जाता है?
अपघटन होना है, कीड़ा लग जाता है कि नहीं लग रहा है। ये लोग नहीं खाएंगे फिर उसको, अगर वो खराब हो गया तो ये लोग नहीं खाता है ऐसा वैसा भोजन, खाएंगे क्या? नहीं। मतलब इनको अब सफाई तो करना पड़ेगा सर, आए हो मिट्टी से, मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। मतलब सब 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 अगर शिकार नहीं करेंगे दूसरे का तो कुल मिलाकर मरेंगे, कहीं जाकर मरेंगे कि नहीं मरेंगे। और मरेंगे मतलब इनका क्या चाहिए, अब मिट्टी में मिलाने का क्रिया चालू करना पड़ेगा। अगर मिट्टी में नहीं मिलेगा तो अभी जितने जीव जंतु मरे हैं ना, सब इधर उधर पड़े रहते हैं, अगर मिट्टी में ना मिलते तो, है कि नहीं, रह ही नहीं सकते हम। जैसे मानव भी, मानव को भी जब दफना दिया जाता है, जलाने का तो अलग बात है, दफना दिया जाता है तो उसको भी मिट्टी में मिलना पड़ता है। और मिट्टी में मिलाने के लिए फिर इन सब का क्या होगा, अपघटन। इन सब का क्या होगा, अपघटन। तो आपका ऐसे आपका ये बन सकता है कि ये सर्वोच्च उपभोक्ता भी मरेगा एक दिन, ये भी मरेगा एक दिन, ये भी मरेगा एक दिन, ये भी मरेगा एक दिन, और ये गलेगा एक दिन। ये इनका गलना होगा, है कि नहीं। पत्ती, सड़ा गला पत्ती, जो पत्ती गिर जाता है वो क्या हो जाता है, नीचे गलता है। तो ये सब का अब क्या होगा, अपघटन होगा। और ये अपघटन करने वाले क्या कहलाते हैं, अपघटक, अपघटन करता। ठीक है, अपघटन करता। तो हो गया ना, 3 जैविक घटक थे, कौन कौन सा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो अपघटक का काम क्या है, अपघटन कर्ता का काम क्या है, सभी उत्पादक और उपभोक्ता को घटित करके छोटे छोटे भाग में बांट के उसको कहाँ मिला देना, मिट्टी में मिला देना। और फिर से इस मिट्टी से पोषक तत्व लेकर उत्पादक फिर से उत्पादन करेगा, यही चक्र चलेगा। आया समझ में। तो ये अपघटन करता क्या करेगा, अब अपघटन करेगा। यहां तक किसी को डाउट? अब अपघटन कैसे होगा इसको देखो, अपघटन कैसे होगा, अपघटन होगा 4 प्रोसेस में। कि कोई भी बॉडी या कोई भी उपभोक्ता अगर जमीन के पास में है तो ये अपघटन करता, पहले तो मैं बताया था देखो, उत्पादक तो सीधा क्या बना रहा है, अपना भोजन, उपभोक्ता सीधा खा लेता है, खाता है, और अंदर में उसके क्या रहता है, पाचन तंत्र, और वहां क्या होता है उसका डाइजेशन, कल बताया था। लेकिन ये लोग अपघटन करता क्या करते हैं, ये लोग बाहर, शरीर के बाहर क्या छोड़ेंगे, एंजाइम, शरीर के बाहर क्या छोड़ेंगे, एंजाइम। और जिस पदार्थ में एंजाइम छोड़ेंगे वो पदार्थ फिर अब क्या हो जाएगा, अपघटन चालू हो जाएगा उस। और अपघटन होने के बाद जो पोषक तत्व इनको मिलेगा, बाहर में हुआ है पूरा पोषक तत्व। जैसे हमारे जब बॉडीज खाते हैं तो पाचन का मतलब क्या होता है, जटिल अणु का सरल अणु में टूटना। ये जटिल अणु सरल अणु में कहाँ टूटता है, हमारे शरीर में अंदर में, अंदर पाचन तंत्र में। और लास्ट में जो न्यूट्रिशन बचता है सरल अणु का, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अवशोषित करते हैं। लेकिन यहाँ इनके केस में क्या होगा, अपघटन करते, ये जो पाचन होने वाला है ना, ये यही पाचन है आपका। ये तो एब्जॉर्प्शन था, पाचन ये था कि जटिल अणु से क्या है, सरल अणु में बढ़ना। अब यहाँ देखोगे ना तो एंजाइम छोड़कर बाहर में इन लोग अपघटन करेंगे, मतलब पाचन क्रिया कहाँ होने वाला है, बाहर में। अब जो पोषक तत्व ये मिला ना सरल अणु, उसको क्या करेंगे लोग, अवशोषित कर लेंगे सीधा। तो ये कवक, कवक जो रहते हैं ये सब बाहर से पोषक तत्व बाहर में पाचन करेंगे, और लास्ट में पोषक तत्वों को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, ये समझो। और इनमें क्या क्या आएगा, जैसे कवक, फफूंद लगता है ना, कवक लगा मतलब वो मिट्टी बनना तय है कुछ दिन में। कवक है, जीवाणु है, बैक्टीरिया लग गया है ना, ईस्ट, ईस्ट सुने हो। तो ये सब क्या है आपका, एंजाइम, एंजाइम छोड़ने वाले। तो ये लोग क्या करेंगे, पूरा सड़ा गला के पूरा मिट्टी में मिला देंगे। अब प्रोसेस याद रखना है तो रख लेना, ट्रिक वगैरह क्यों नहीं बनाया हूं इसका, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी पढ़ के रखना, जब भी रिवीजन करोगे 4-5 बार तो थोड़ा सा क्रम याद रखे, और इसका समझोगे तो दिक्कत नहीं है। देखो अब मुझे कोई भी पदार्थ को, बहुत बड़ा ऐसा पदार्थ है, इतना बड़ा पत्ती है, पत्ती को अगर मुझे मिट्टी में मिलाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, छोटा छोटा टुकड़ा, है ना। प्रोसेस क्या रहेगा, उसको पहले छोटे छोटे टुकड़े में बांटो, उसको घटन करो, उसका विखंडन करो, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलोगे, फ्रेगमेंटेशन। अब ये फ्रेगमेंटेशन करोगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, टुकड़ों में बंटना, फ्रेगमेंटेशन हो गया। अब फ्रेगमेंटेशन होने के बाद जब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया तो मिट्टी में जाके मिलेगा। अब जब तक आप पत्ता रखे हो ऐसे, पत्ता रखे हो ऐसे ऊपर में रखा रहेगा, वो मिट्टी से संपर्क है क्या उसका, नहीं है, पूरा भाग उससे मिट्टी से संपर्क नहीं है। अब उसको छोटा छोटा जैसे आप कैंची में काट दो,
ठीक है, एकदम बारीक बारीक, एकदम छोटा छोटा महीन टुकड़ों में काट दो, पूरा मिट्टी में मिल जाएगा वो। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उसको क्या बोलेंगे? लीचिंग। लीचिंग मतलब निक्षालन। पढ़ाया था मैं जब मृदा पढ़ा रहा था, तो मिट्टी में मिल जाना मतलब अंदर रिस जाना, यही तो क्या था? निक्षालन, छालन, छलनी जैसा। क्लियर है? तो मिट्टी के अंदर चला गया। अब मिट्टी के अंदर चला गया ना, फ्रेगमेंटेशन हुआ, लीचिंग हुआ, मिट्टी के अंदर जाएगा तो अब क्या होगा? इसका छोटे छोटे तत्व में अब टूटना चालू होगा, क्योंकि अब इसमें बैक्टीरिया, कवक, ईस्ट लगेंगे, क्योंकि नमी है ना मिट्टी में, और मिट्टी से जीवाणु निकलेगा और इसको क्या करेगा? इसको करेगा कैटाबोलिज्म होगा इसका। क्या बोला गया? कैटाबोलिज्म। मतलब इसमें क्या होगा? आपका छोटे छोटे पदार्थ में जटिल से सरल अणु, ऐसे लिख सकते हो, जटिल से क्या बनेगा? अब ये सरल अणु। अब ये जटिल से सरल अणु में टूटेगा, और जो जीवाणु, कवक, ये सब है, वो यहाँ से पोषण ले लेंगे अपना कैटाबोलिज्म में। अब पोषण लेने के बाद इनका क्या होगा? ह्यूमिफिकेशन। क्या होगा? ह्यूमस पढ़े हो क्या मिट्टी में? मतलब ये अब क्या बन जाएंगे? ह्यूमस। ह्यूमस बनेगा ये। ह्यूमस मतलब जो मिट्टी के ऊपरी परत है, उसमें जो सड़ा गला जो है जीव जंतु के अवशेष, उसी को क्या बोलते हैं? ह्यूमस। पढ़े थे अपन। इसको हिंदी में लिख लो, ज्यादा समझ नहीं आएगा तो ये बन गया ह्यूमस। तो कितना प्रोसेस हुआ है अभी? अगर मैं बोलूं तो याद करने की जरूरत ही नहीं है इसको। अब पत्ता हुआ, उसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो, फिर टुकड़ों में काटने के बाद मिट्टी में मिलाएंगे तो उसको बोलेंगे लीचिंग, निक्षालन। अब निक्षालन हुआ तो अब उसका होगा डाइजेशन, अब उसी को क्या बोलेंगे? कैटाबोलिज्म। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबोलिज्म बोलते हैं ना, तो यहाँ कैटाबोलिज्म। अब वो पाचन होने के बाद क्या होगा उसका? ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन मतलब ह्यूमस में कन्वर्ट होगा, और ह्यूमस के बाद लास्ट चरण जो रहता है मिनरलाइजेशन। क्या बन जाएगा वो? खनिज। मिनरलाइजेशन मतलब खनिज में परिवर्तन। तो ये प्रक्रिया से खनिज में मिल गया, खनिज बन गया, मतलब वो पूरा पूरा मिट्टी में समा गया। ये प्रोसेस रहता है आपका अपघटनकर्ता का। क्लियर है? तो ये है आपके अपघटनकर्ता। क्लियर है? पूरा पूरा चार्ट से समझ आ रहा है? किसी को डाउट है क्या इसमें? अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग इधर आते हैं, एक सेकंड। यहाँ तो सर अपघटनकर्ता कहाँ मिला रहे हैं? मिट्टी में, ठीक है। लेकिन आप जब सर्वोच्च उपभोक्ता और इधर जाओगे ना, इधर, तो आपको कुछ कुछ क्या मिलेंगे? इस सर्वोच्च उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता में, मांसाहारी में, आपको मिलेगा सफाई करता। क्या मिलेगा? कल बताया था, ठीक है। सफाई करता क्या करते हैं? सीधा भक्षण करते हैं शरीर का, और पूरे वातावरण का क्या करते हैं? सफाई। तो सफाई करता ज्यादातर मृत जीवों का क्या करते हैं? भक्षण। ज्यादातर, मैं ज्यादातर लिख रहा हूं, यहाँ दोनों का करते हैं। शिकार भी करते हैं ये लोग। जैसे गिद्ध बोलोगे तो वो सांप का शिकार कर देता है, चील वगैरह, देखे हो ना चल रहा है, मतलब वो नीचे चूहा वगैरह है, मतलब खरगोश वगैरह को भी उठा के ले जाते हैं, इतना पावरफुल रहता है उनका ये पंजा, है कि नहीं? तो जीवित का भी शिकार करेंगे और मृत जीवों को भी सफाई में काम करेंगे ये लोग। जहां भी मृत जीव दिखा मतलब उधर मंडराना चालू। और इसमें मैं कल लिखा चुका था, जैसे गिद्ध है, चील है, हाइना है, और क्या था, कौवा वगैरह सब आ जाएगा। गिद्ध, चील, कौवा, हाइना, ये सब लिख लो अपना। क्लियर है? बेसिक इतना बनना चाहिए, फिर एमसीक्यू करेंगे, कुछ नया आएगा तो पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब बेसिक में 80% यहाँ से बनेगा, और 20% जो फैक्ट रहेगा वो तो करेंगे एमसीक्यू, तब समझ आएगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? अब आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। ये तो हो गया आपका पारिस्थितिक तंत्र के घटक, पर्यावरण के घटक जो काम करता है। अब यहाँ देखोगे तो ये है आपका खाद्य श्रृंखला। यही क्या है आपका? खाद्य श्रृंखला। कल थोड़ा सा और खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिक तंत्र पढ़ेंगे। उसके पहले आज देख लेते हैं यहाँ कि ये जो पिरामिड बनाया हूँ, ये पिरामिड कितने प्रकार का बनेगा। तो उसके पहले मैं अभी बता रहा था कि ये भक्षण चल रहा है सर अभी खाद्य श्रृंखला में, चल रहा है। हाथ तो है क्या? तो ये उत्पादक, फिर उपभोक्ता, उपभोक्ता, उपभोक्ता। तो यहाँ उत्पादक क्या बना रहा है? ऊर्जा बना रहा है। फिर ये ऊर्जा को कौन खा रहा है? उपभोक्ता। फिर इस ऊर्जा को उपभोक्ता, फिर इस ऊर्जा को उपभोक्ता। तो ये क्या चल रहा है? श्रृंखला, सीरीज चल रहा है।
तो इसी को क्या बोलेंगे, सीरीज। क्या बोलेंगे, सीरीज। अब दोनों में अंतर क्या है, आपने सुना होगा फूड चैन और फूड, एक होता है खाद्य श्रृंखला, इसको क्या बोलेंगे, अरे चैन बोलेंगे इसको, चैन बनेगा बस इसमें। चैन मतलब एक लाइन, चैन मतलब एक ही रहता है। वेब मतलब जाल, उसमें पूरा खतरनाक खाद्य जाल रहता है। खाद्य जाल मतलब फूड वेब, ठीक। वेब मतलब होता है जाल। अब मैं नॉर्मल बात करूं ना श्रृंखला में, तो श्रृंखला में घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र अगर लूं मैं, तो नॉर्मल हम लोग बोलते हैं जैसे घास हो गया, है कि नहीं। अब ये घास क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट से क्या बनाएगा, भोजन, ठीक है। अब इधर मिनरल्स मिट्टी जो भी लेना है ले लेगा। अब इसको कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा। टिड्डा क्या खाता है, घास फूस पत्ता, ठीक है। अब ये टिड्डा, टिड्डा को कौन खाएगा, मेचका, ये मेढक खा लेगा। अब मेढक को कौन खाएगा, सर्वोच्च सांप। तो इसको सर्वोच्च मांसाहारी में ले लेते हैं अपन, घास के मैदान में सांप को, क्लियर है। उसके बाद सांप, अगर वो सांप का शिकार कर ले तो गिद्ध और चील भी क्या हो जाता है, उसके ऊपर में चला जाता है, जितना हो सके। अब यहाँ देखोगे तो जो ऊर्जा बनाने वाला था कौन था, घास। घास का ऊर्जा किसको गया, टिड्डा को। टिड्डा का ऊर्जा मेढक को। मेढक का ऊर्जा किसको गया, सांप को। ये एक चैन की तरह बस ऊपर गया है, एक चैन की तरह। ये पॉसिबल नहीं है अगर आप लोग नॉर्मल जिंदगी में देखोगे तो। एक ही नहीं रहता सर। अगर मैं इधर घास का मैदान बनाऊं, घास का, ये पूरा खतरनाक जाल जैसा रहता है आपका संरचना, क्योंकि फूड चैन पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर मैं घास बना दिया तो घास को खाने वाले बहुत हैं, बहुत। घास को खाने वाले कौन है, जैसे मैं टिड्डा लिखा था, तो टिड्डा तो एक बस जीव था। यहाँ क्या है, खरगोश भी है, यहाँ बकरी भी है, छेरी, भेड़ी गाय भी है कि नहीं। चलो काफी है, काफी है, ठीक है। इसको कौन खा रहा था, मेढक, ठीक। अब मेढक को कौन खा रहा था, सांप। सर मेढक को कौन खा सकता है, पक्षी भी तो खा सकता है। हाँ, और कौन खा सकता है, खरगोश। खरगोश को कौन खा सकता है, मान के चलो उस घास के मैदान में इससे ऊपर लोमड़ी वगैरह है, ये शिकार करेगा हमेशा। ये भी, ये टिड्डा को तो नहीं खाएगा, बकरी को खा लेगा, गाय को खा लेगा, है कि नहीं। तो इसको ऐसे बनाते हैं। अरे यहाँ कुत्ता गाय को खा बचाता नहीं है, तो लोमड़ी कहाँ बचाएगा, है कि नहीं। अब लोमड़ी के ऊपर क्या है, शेर। शेर क्या खाएगा, खरगोश को भी खा लेगा, बकरी को भी खा लेगा, गाय को भी खा लेगा, पक्षी को भी खा लेगा, सांप को तो नहीं खाएगा, ठीक है। इसके ऊपर है बाज, ठीक। बाज पक्षी का शिकार नहीं करेगा, ठीक है। तो शेर, शेर बाज को खा सकता है अगर उसको मिल जाए तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शेर सबको खा सकता है, बस शाकाहारी ना रहे, ठीक। अब यहां देखोगे तो ये जाल जैसा बन गया है, नेट बन गया है, इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब यहाँ एक चीज कॉमन है सर, जाल तो है, और जितना बड़ा जाल बनेगा उतना ज्यादा वो स्टेबल रहेगा वहां का वातावरण। अगर यहाँ बस इतना ही एक ही चैन बन रहा है, तो यहाँ अगर मैं टिड्डा खटा दूंगा ना, तो मेढक निपट जाएगा, मेढक के जगह में सांप निपट जाएगा, ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन खाद्य जाल जितना ज्यादा खतरनाक जटिल रहेगा, उतना बेस्ट रहेगा वहां का क्या, वातावरण। मतलब वहां के जीव जंतु का सर्वाइवल चांस उतना ज्यादा रहेगा। कैसे, अगर मान लो जाए मैं किसको हटा दूं, खरगोश। खरगोश किसी कारणवश गायब, मिल ही नहीं रहा है खरगोश, तो लोमड़ी के पास ऑप्शन है बकरी का, लोमड़ी के पास ऑप्शन है गाय का। अगर ये लोमड़ी गायब, तो शेर, शेर के पास ऑप्शन है बकरी का, शेर के पास ऑप्शन है गाय का। मतलब ये जितना जटिल खाद्य जाल बनेगा, उतना ज्यादा स्थिर रहेगा आपका पर्यावरण, क्लियर है। और खाद्य जाल अगर जटिल नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा वहां, फिर कुछ दिन में विलोपन के कगार में आ जाएगा जीव जंतु। आएगा समझ में। तो खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला, अब दोनों जगह बस इतना ध्यान में रख दिख रहा होगा कि ये जो ऊर्जा है हमेशा हमेशा नीचे से कहा जा रहा है,
ऊपर ही जाएगा, वापस तो नहीं आ रहा है कहीं। यहाँ देखो, यहाँ घास से कहाँ गया, घास से बकरी में गया, फिर खरगोश से लोमड़ी में गया, फिर लोमड़ी से शेर, ये ऊपर ही जा रहा है। पूरा ऊर्जा कहाँ जा रहा है, ऊपर, एक ही दिशा में जाएगा पूरा ऊर्जा, कहाँ जाएगा, एक ही दिशा में जाएगा पूरा ऊर्जा। तो ऊर्जा प्रवाह हमेशा खाद्य श्रृंखला की बात करो या खाद्य जाल की बात करो, दोनों जगह क्या रहेगा, एक दिशीय रहेगा, एक दिशी। आया समझ में। अब मैं इसी को मैं अब अलग अलग पिरामिड में बनाने का प्रयास करूंगा, तो 3 प्रकार का पिरामिड बनेगा। तो ये पूछा जाता है आपको, तो ये संकेतक प्रजाति बीच में कहाँ ला गया, 3 प्रकार का पिरामिड। तो पहला होता है आपका संख्या पिरामिड। पहला क्या होगा, संख्या। तो पारिस्थितिकी पिरामिड, इसका हेडिंग होगा पारिस्थितिकी में पिरामिड, पारिस्थितिकी में पिरामिड। तो पारिस्थितिकी में पिरामिड क्या आएगा बताओ भैया, संख्या पिरामिड। पहला क्या आता है आपका, संख्या। संख्या पिरामिड मतलब नंबर्स, नंबर्स में देखना है। जैसे घास के मैदान का मैं बात करूं, और घास के मैदान में सबसे ज्यादा आपको घास दिखेगा कि उनके ऊपर वाले जीव जंतु दिखेगा, घास दिखेगा, मतलब आधार में, आधार सबसे ज्यादा क्या रहेगा, बड़ा है कि नहीं, मतलब सबसे नीचे आपको घास दिखेगा, घास को खाने वाले टिड्डा कम मिलेगा, और टिड्डा से कम रहेगा मेढक, और मेढक से कम रहेगा सांप। तो देखा जाए तो संख्या क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसको दर्शाया कैसे रहा है, इसका आधार बड़ा है इसलिए संख्या ज्यादा, इसका आधार कम है इसलिए टिड्डा कम, फिर मेढक कम, फिर सांप कम। तो यहाँ जो पिरामिड बनेगा ये कौन सा पिरामिड बनेगा, सीधा पिरामिड। तो सीधा संख्या पिरामिड, क्या बोलेंगे इसको, सीधा संख्या पिरामिड। कहाँ बना है सीधा संख्या पिरामिड, घास के मैदान में। तो घास का खाद्य श्रृंखला या घास का पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, या घास का पारितंत्र सीधा पिरामिड क्या होता है। घास के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो पिरामिड क्या होगा, सीधा होगा, क्योंकि घास क्या होता है सबसे ज्यादा, फिर टिड्डा कम, मेढक कम, फिर सांप कम। इसी प्रकार यदि मैं एक पेड़, एक वृक्ष का बात करूं, तो वृक्ष में, एक वृक्ष बस में देखना है, पूरा घास में नहीं देखना है आपको। ये क्या हो गया, वृक्ष। अब ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष बस में देखना है, तो ये जो वृक्ष है उसमें वृक्ष कितना है, एक। वृक्ष क्या बनाएगा, भोजन, मतलब उत्पादक कौन है, वृक्ष। वृक्ष के ऊपर आकर बैठेंगे कौन, चिड़ई। ये सब क्या है, चिड़ई है। तो एक एक क्या था, उत्पादक। उसके ऊपर जो खाने वाले थे, उसका उपभोग करने वाले ज्यादा हो गए क्या, पक्षी का उपभोग, मतलब ये जो फल फूल है उनका उपभोग करने वाले पक्षी क्या हो गए, ज्यादा है। मतलब नीचे वाला संख्या कम, ऊपर वाले संख्या ज्यादा। नीचे हमेशा उत्पादक लिखना है, ये ध्यान रखना। और ऊपर क्या होता है, ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि एनर्जी हमेशा नीचे से ऊपर ही जाएगा, इसलिए उत्पादक हमेशा नीचे, उपभोक्ता हमेशा ऊपर। तो यहाँ उत्पादक एक पेड़ है, संख्या में एक है, लेकिन उसका उपभोग करने वाले बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे हैं, मतलब संख्या बढ़ गया। और उसके ऊपर उसका उपभोग करने वाले उनके जू, पिस्सू बोलते हैं ना, वो फिर से उनका ज्यादा हो गया, मतलब पैरासाइट, परजीवी। क्लियर है। तो संख्या बढ़ता जा रहा है। तो जब मैं ऐसे बनाता हूं तो उल्टा पिरामिड, एक पेड़, एक वृक्ष का पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड कैसे बनेगा, पेड़ क्या है, एक ही है, पेड़ से ज्यादा क्या है, पक्षी, और पक्षी के ज्यादा क्या है, उसमें बैठे वाले परजीवी, पैरासाइट। तो इनका पिरामिड ऐसे उल्टा बनेगा, मतलब एक पेड़, एक के ऊपर में बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे ऊपर में परजीवी, बहुत सारे। तो ये बहुत सारा दिखा रहा है, ये उससे कम क्या है, पक्षी है, और उससे कम, सबसे कम है पेड़। तो ये क्या बना आपका, उल्टा पिरामिड, इन्वर्टेड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड, उल्टा पिरामिड। तो उल्टा पिरामिड कहाँ बनता है, वृक्ष के पारितंत्र, वृक्ष का पारिस्थितिक तंत्र। तो इसको पूरा पूरा लिख लेना ऐसा। किसी को डाउट है क्या इसमें, आया समझ में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। तो ये तो संख्या था सर, संख्या था ये। अब क्या निकालूंगा मैं, जैव भार के हिसाब से, जैव भार, जैव भार, बायोमास, क्या बोलेंगे। तो बायोमास क्या बोलोगे, बायोमास क्या होता है बताओ, हाँ क्या होता है बायोमास। मास मतलब मास,
ठीक है, मास मतलब मास। अब मास मतलब भार और जैव मतलब जीवों का। लेकिन यहाँ क्या रखना है अपने आप को कि जीव का भार निकालना है ना, तो यहाँ क्या किया जाता है, आपके अंदर जो जल है उसको निकाल दो। उसके बाद जो आपके बचा, आपके शरीर में जो भी बचा, वही क्या है आपका जैव भार। क्लियर है? जैसे मनुष्य के शरीर में 70% जल है, उसको निकालने के बाद जो बचा 30%, वही उसका जैव भार। क्लियर? जैसे समुद्र के जल में, समुद्र का पारितंत्र आप लिख लो, कल मैं और समझाऊंगा इसको। जैसे समुद्र में जो उत्पादक होते हैं, समुद्र में जो उत्पादक होते हैं, वो उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक, हाँ, फाइटोप्लैंक्टन। क्या बोलेंगे उनको? फाइटोप्लैंक्टन। इसको याद करना। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? छोटे 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 शैवाल, काई जैसा। ठीक है, ये है आपका हरा 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 फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, दिखता नहीं है, बहुत छोटा रहता है। आपको दिखता है क्या समुद्र में? नहीं दिखता, लेकिन ये बहुत छोटा छोटा रहता है, जब मिलता है तब दिखता है। अब फाइटोप्लैंक्टन जो बनाएगा, ये क्या करेगा? सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, लगभग समुद्र ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड का 50% से ज्यादा हिस्सा कौन लेता है? समुद्र लेता है। बाहर के जंगल तो ठीक है सर, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं कार्बन सिंक, क्या बोल रहा हूं? सिंक, सोखने वाला। कार्बन को सबसे ज्यादा कौन सोखता है? समुद्र। कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे ज्यादा निकलने वाला, आपके बाहर के पेड़ पौधे नहीं है, बाहर का जंगल नहीं है, वो समुद्र में जाकर क्या होता है? अवशोषित। और समुद्र में कौन है? फाइटोप्लैंक्टन। यही लोग क्या करते हैं? पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पूरा भोजन बनाते हैं। अगर समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन ना रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड का इतना खतरनाक लेवल बढ़ेगा ना, पूछो मत। बाहर का जंगल तो कम ही है, फाइटोप्लैंक्टन सबसे ज्यादा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो आपको यदि दिया जाए कि जंगल, समुद्र, इसमें कौन सा सबसे ज्यादा लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो समुद्र। अब फाइटोप्लैंक्टन के बाद आता है जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन। अब ये जू प्लैंक्टन को खाते कौन है? केकड़ा, क्रैटियस। केकड़ा को मछली, छोटे छोटे क्या खाते हैं? मछली। मछली मतलब हेरिंग्स बोलते हैं इनको, मछली, छोटी मछली। और छोटी मछली को कौन खाते हैं? बड़ी मछली। एक मछली पानी में गिरी, छपाक, और उसको खा गई बड़ी मछली, छपाक। अब छोटी मछली को खाएगा बड़ी मछली। ये ऐसे आपका क्या है? समुद्र का खाद्य श्रृंखला। अब यहां आप देखोगे ना, तो एक्चुअल में ये जो फाइटोप्लैंक्टन है ना, फाइटोप्लैंक्टन, अगर मैं इनका संख्या देखूं, तो फाइटोप्लैंक्टन का संख्या तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। क्योंकि छोटा छोटा है, मतलब लाखों करोड़ों में रहेगा, समुद्र में गिन ही नहीं सकते। तो संख्या के हिसाब से देखोगे तो ये सीधा पिरामिड बनेगा। क्या बनेगा? क्योंकि उत्पादक क्या है? बहुत ज्यादा। फाइटोप्लैंक्टन नीचे में आएगा। अरे संख्या के अनुसार फाइटोप्लैंक्टन कहाँ आएगा? नीचे। उनसे कम क्या रहेगा? जू प्लैंक्टन। उनसे कम क्या रहेगा? केकड़ा। उनसे कम मछली, और उसने कम बड़ी मछली। तो ये संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो समुद्र का पारितंत्र क्या बनेगा? सीधा पिरामिड। तो सीधा संख्या में आपका घास का पारितंत्र और समुद्र का पारितंत्र दोनों क्या बनता है? आपका सीधा पिरामिड, संख्या की दृष्टि से। घास का मैदान तो आराम से बता दिए, पेड़ वाला भी आराम से बता दिए। अब यहाँ क्या है आपका? जैव भार में देखते हैं। तो जैव भार में आप देखोगे, तो जैव भार में आप देखोगे तो यहाँ सबसे पहले घास का पारितंत्र को निकालते हैं। घास का पारितंत्र में कौन सबसे ज्यादा वजन रहेगा? घास वजन रहेगा, टिड्डा रहेगा, मेढक रहेगा, खाओ। तो सबको तौलोगे तो किसका वजन ज्यादा रहेगा? घास का रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि बहुत ज्यादा है भाई, घास, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं। तो घास और पेड़ पौधे का जैव भार सबसे ज्यादा, उससे कम टिड्डा का, उससे कम मेढक का, उससे कम सांप का, क्योंकि संख्या ही कम है। आया क्या समझ में? तो अगर मैं घास का पारितंत्र का जैव भार पिरामिड बनाऊं, तो जैव भार पिरामिड क्या बनता है? सीधा। जैव भार पिरामिड क्या बनता है? सीधा। घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। तो ये सीधा बना, किसका है? ये घास का, घास के मैदान का। अब इसका बताओ मुझे, वृक्ष, वृक्ष के पारितंत्र में सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा? अब पेड़ का वजन ज्यादा रहेगा कि पक्षी का वजन ज्यादा रहेगा?
बस दिमाग लगाना है। तो यहाँ सीधा किसका बनता है, आपका वृक्ष के पारितंत्र का सीधा बनेगा। तो वृक्ष का वजन ज्यादा है, वृक्ष का जैवभार ज्यादा, उससे कम है पक्षी का जैवभार, उससे कम है परजीवी का जैवभार। ये आपका क्या बन जाएगा, सीधा। किसका है ये, वृक्ष का जैवभार पिरामिड। कहाँ चल रहा है ये मान, किसका चल रहा है, जैवभार पिरामिड है ये। तो संख्या पिरामिड इससे उल्टा था कि नहीं था। तो ये सब समझने की बात है यार। तो यहाँ संख्या देखे तो घास ज्यादा था, टिड्डा कम था, इसलिए घास सबसे नीचे। भार भी देखे तो घास का भार ज्यादा था, टिड्डा का भार कम है, इसलिए ये नीचे। और यहाँ देखे तो हमने पेड़ संख्या में देखा, पेड़ संख्या कम है, तो संख्या वाला सबसे कम मतलब नीचे तरफ, और जैसे जैसे जाएंगे ऊपर तरफ बढ़ते जाएगा संख्या। और समुद्र का देखे तो नीचे में समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन का संख्या ज्यादा है, और जैसे जैसे जाओगे मछली की संख्या कम होते जाएगा। आएगा क्या समझ। अब जैव भार में अगर समुद्र का देखना है तो मुझे बताओ जैव भार किसका सबसे ज्यादा मिलेगा, फाइटोप्लैंक्टन का ज्यादा मिलेगा कि उधर का ज्यादा मिलेगा, बड़ी मछली का। क्योंकि ये जो एक्चुअल में बना है ये जल से ही बना है, इसमें मैक्सिमम क्या है, जल है, और जल को निकाल दोगे तो जैव भार कुछ बचेगा ही नहीं। तो सबसे ज्यादा जो भार है आपके समुद्र में भार किसका मिलेगा, बड़ी मछली। बड़ी मछली के बाद छोटी मछली, छोटी मछली के बाद केकड़ा, केकड़ा के बाद जू प्लैंक्टन, और सबसे कम भार किसका मिलेगा, फाइटोप्लैंक्टन। तो ये तो सबसे बड़ा भार, सबसे ज्यादा भार किसका मिलेगा, बड़ी मछली का, फिर छोटी मछली का, फिर केकड़ा, फिर जू प्लैंक्टन, फिर फाइटोप्लैंक्टन। है कि नहीं, समझ आया। तो कैसे बना, क्या बना, कौन सा पिरामिड बना, सीधा। और छापो छापो, किसी को दिमाग ही नहीं है, बस सर बता रहे हैं छापो, छापते जाओ छापते जाओ। ये नीचे कैसे आ जाएगा भैया, उत्पादक है क्या है, तो कहाँ रहेगा, हाँ ऊपर, तो दिमाग कौन लगाएगा फिर। तो ये बड़ी मछली कहाँ जाएगा, ऊपर में, और फाइटोप्लैंक्टन नीचे आएगा। तो ये पूरा पिरामिड क्या हो जाएगा, उल्टा, उल्टा पिरामिड बनेगा। इसलिए तो कोचो बोचो लिखा हूं, ये सही से कहा क्यों नहीं लिखा, देख रहा था, टेस्ट कर रहा था किसको समझ आ रहा है, और सब लोग छाप रहे हैं। तो सबसे कम क्या है आपका जैवभार में, फाइटोप्लैंक्टन। इससे कम क्या रहेगा, इससे ज्यादा जैवभार किसका है, जू प्लैंक्टन का। इससे ज्यादा भार किसका है, केकड़ा का। इससे ज्यादा भार छोटी मछली का। इससे ज्यादा भार बड़ी मछली। सबसे ज्यादा भार बड़ी मछली का है, इसलिए इन्वर्टेड बनेगा। बड़ी मछली का भार सबसे ज्यादा, फिर छोटी मछली का भार उससे कम, केकड़ा का उससे कम, जू का उससे कम, इसका। तो जैव भार में समुद्र के पारितंत्र का जैव भार पिरामिड कैसे बनता है पूछा जाए तो उल्टा बनता है, समुद्र के पारितंत्र में। रटने की जरूरत नहीं है, अगर समझ गए तब। कहाँ रटना है बताओ यार, नीचे में हमेशा क्या रहेगा, उत्पादक। आप देखो उत्पादक का जैवभार ज्यादा है कि बड़ी मछली का जैवभार, तो बड़ी मछली का जैवभार ज्यादा है, तो ऊपर में क्या रहेगा, चौड़ा, नीचे क्या रहेगा, सुल्लू। उल्टा हो गया, याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब घास के मैदान में देखो, घास में ज्यादा भार रहेगा कि उधर सांप का, तो घास का भार ज्यादा रहेगा, तो नीचे चौड़ा, ऊपर सुल्लू, क्या होगा, सीधा। यहाँ देखोगे तो वृक्ष का भार ज्यादा रहेगा कि परजीवी का, वृक्ष का भार ज्यादा रहेगा, तो नीचे चौड़ा, ऊपर सिल्लू, सीधा पिरामिड। संख्या में देखना है, संख्या पिरामिड में घास का संख्या ज्यादा रहेगा कि सांप का, तो घास का, तो नीचे ज्यादा चौड़ा, सीधा पिरामिड। आ गया समझ। और यहाँ अगर मैं समुद्र परितंत्र में देखूंगा तो फाइटोप्लैंक्टन की ज्यादा संख्या है कि बड़ी मछली की संख्या ज्यादा है, फाइटोप्लैंक्टन की संख्या ज्यादा है, इसलिए सीधा पिरामिड। यहाँ अगर मैं संख्या में पेड़ का देखूंगा तो पेड़ का संख्या ज्यादा है कि जुआ का, जुआ का संख्या, तो जुआ ऊपर वाला क्या हो जाएगा, चौड़ा, इसलिए उल्टा पिरामिड। कुछ है क्या इसमें, कुछ है ही नहीं। आया समझ में। तो ये हो गया आपका संख्या और जैवभार पिरामिड। किसी को डाउट है क्या इसमें, इतना ही है। आप तीसरा अगर देखा जाए तो ऊर्जा प्रवाह ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये ऊर्जा प्रवाह में पिरामिड तो सीधा ही बनेगा, क्योंकि हर बार आपका जो ऊर्जा है नीचे में ज्यादा रहेगा। नीचे में कौन, जो उत्पादक रहता है, वो जो ऊर्जा बना रहा है उसके पास ज्यादा ऊर्जा रहेगा, जो ऊर्जा रह रहा है उसके पास नहीं। मतलब यही वाली बात है, फैक्ट्री में ज्यादा सामान रहेगा कि बाहर में रहेगा, फैक्ट्री में रहेगा। और फैक्ट्री से जब सामान निकालोगे तो कई सामान टूटेगा, फूटेगा, इधर उधर वेस्ट होगा, तो कुल मिला के जो फैक्ट्री में बना उससे कम ही दूसरे तरफ जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा, है कि नहीं। तो जैव भार में तीसरा पिरामिड क्या आएगा आपका, ऊर्जा प्रवाह वाला। और ऊर्जा प्रवाह का मतलब अभी तो बता दिया था मैं, ऊर्जा प्रवाह में आपका हमेशा एक दिशी होता है, उत्पादक से हमेशा किधर जाएगा, उपभोक्ता की ओर।
उत्पादक से हमेशा उपभोक्ता की ओर, मतलब हर पारिस्थितिक तंत्र में, आप घास का लो, समुद्र का लो, पेड़ का लो, किसी का भी लो, आपका जो पिरामिड है हमेशा क्या बनेगा, सीधा। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ मिलेगा आपको, उत्पादन के पास। अब ये उत्पादक घास हो सकता है, फाइटोप्लैंक्टन हो सकता है कि नहीं। उसके बाद किसके पास रहेगा, प्राथमिक उपभोक्ता के पास। उससे कम ऊर्जा किसके पास, द्वितीयक उपभोक्ता को जाएगा। इससे कम ऊर्जा उच्च उपभोक्ता, ठीक है, तृतीयक लिख सकते हो समझाने के लिए। यहां तक क्लियर है। अब इसमें भी ऊर्जा प्रवाह को बताने वाले कौन थे, बताओ भैया, कौन सा नियम है, 10%, 10% का नियम। तो लीडमैन कौन है, लीडमैन ने क्या दिया, 10% नियम, 10% ऊर्जा नियम, ऐसे लिख सकते हो, 10% ऊर्जा का नियम। तो ये है लीडमैन। मैन आया, मैन सुपरमैन नहीं, लीडमैन। अपुन देगा ऊर्जा, वो भी 10%, मात्र 90% को खा लेगा, ठीक है। तो लुदलुदहा मैन क्या है, लुदलुदहा मैन मतलब 10% बस एनर्जी, तो लुदलुदहा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो लुदलुदहा से लीड, सुपर नहीं है, सुपरमैन नहीं, लुदलुदहा से लीडमैन, अब नहीं भूलोगे ये ठीक है। तो लूद से लीड। अब यहाँ इसके पास यदि कितना है, यदि उत्पादक है, मान के चलो इसने कितना बना लिया, 1000 कैलोरी, इसने कितना एनर्जी बनाया, 1000 कैलोरी एनर्जी बनाया। तो ये 1000 कैलोरी खुद तो उपयोग कर लेगा और स्टॉक को रख लेगा, लेकिन जब तक जिंदगी है तब तक उपयोग कर रहा है, लेकिन किसी ने इसको जमा दिया। अब इसका पूरा 1000 कैलोरी ऊर्जा तो जमाया गया है। जैसे एक पौधा था और मैं हूं बकरी, ठीक है। अब पूरा पौधा को मैं खा लिया ऊपर से, मतलब उसका पूरा एनर्जी तो ले लिया 1000 कैलोरी, लेकिन वो 1000 कैलोरी मुझे मिलेगा नहीं। ये कौन बताया, लुदलुदहा मैन, लीडमैन, ठीक है। तो 1000 में से मात्र कितना, 10% एनर्जी मिलेगा, कितना गए हो जाएगा, 90% लॉस। कहने का मतलब 1000 कैलोरी का 10% कितना आएगा, मात्र 100 कैलोरी। अरे 1000 का 10% निकालो, 1000 का 10% आएगा ऐसे। तो 1000 का 10%, डबल जीरो कट जाएगा, कितना आया। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता को जो एनर्जी मिलता है वो कितना मिलेगा, मात्र 10 मतलब 100 कैलोरी। देखो कितना लॉस हो गया, क्लियर। अब जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा उसको कितना मिलेगा, फिर 10% मतलब 10% ही मिलेगा, 100 का 10%, 10 कैलोरी। बना कितना था, 1000 कैलोरी, और देखो कितना ज्यादा कम हो जा रहा है। फिर 10 कैलोरी इसको और खाएगा कोई मांसाहारी, तो 10% मतलब 1 कैलोरी है। सोचो, तो ऊर्जा ऊपर जितना जाते जाओगे खतरनाक रूप से कम होता है, 10% ही पहुंचता है, 90% क्या हो जाता है, लॉस, 90% लॉस हो जाता है। यह है आपका 10% का नियम, जिसको लीडमैन ने दिया था। इसको ऐसे नहीं याद रखना, मैं हंसी नहीं उड़ा रहा हूं, याद करने के लिए जरूरी है, ठीक है। लुदलुदहा मैन, लुदलुदहा मतलब एनर्जी नहीं है यार, 10% एनर्जी में लुदलुदहा ही रहेगा, है कि नहीं। अब यहाँ देखोगे तो 1000 कैलोरी सब, इसीलिए बोला जाता है कि आप लोग हरा सब्जी खाओ। हरा सब्जी खाने के बाद आपको पचाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता, क्योंकि एनर्जी ज्यादा मिलता है हरा सब्जी खाने के बाद। तो जो हरा सब्जी खाते हैं या फिर जो शाकाहारी है, वो लोग क्या है देखना, हरा सब्जी आप कितना भी खा लो, आपको आलसीपना नहीं आएगा, क्योंकि एनर्जी आपके पास रहेगा, आपको एनर्जी नहीं लगेगा पचाने में। लेकिन वहीं जो क्या खाते हैं, मांस, अब मांस खाएगा तो उसको पूरा एनर्जी मिलेगा, क्या मांस वाला एनर्जी कितना है, मात्र 10%, है कि नहीं। 100 कैलोरी ना मिलकर उसको मात्र 10 कैलोरी मिलेगा। अब वो जो एनर्जी मिला वो तो सर ठीक है आपने खाया, एक्चुअल में एनर्जी जाता कहाँ है, एनर्जी जाता है पचाने में। जो खा लिया आपने ना, बराबर कैसे होगा देखना। आप एक काम करना, ये वाला बात, जैसे ये है आपका टंकी, ठीक है। टंकी में डाल रहे हो पानी, आपने कितना लीटर पानी डाला, 20 लीटर, ठीक है। और साथ में
इस पानी को डालने के लिए आपने इसमें का पानी का यूज कर लिया 10 लीटर। यही वाला बात है, ध्यान से समझो। टंकी में कितना पानी डाले? 20 लीटर। अब वो 20 लीटर पानी डालना है करके पानी उपयोग कहां से किया हो? उसी टंकी से 10 लीटर पानी उपयोग कर लिया हो, तो एक्चुअल में उसमें पानी कितना डाले हो आप? 10 लीटर ही पानी डाले हो एक्स्ट्रा। देखो 20 लीटर डाले हो, हालांकि आपको लग रहा है 20 लीटर डाले हो, लेकिन ये 20 लीटर में से 10 लीटर वहीं से निकाले थे और वही डाल दिए हो, तो 10 लीटर तो पहले से था। तो एक्चुअल में जो आपके शरीर में जो एनर्जी गया वो मात्र कितना था? 10 लीटर एनर्जी बस आपके शरीर में गया है। जैसे मैं बोलूं यहाँ समझाने के लिए, आपके शरीर में एनर्जी था मान के चलो 100 कैलोरी या 100 कैलोरी था, ठीक है। पहले से आपने खाया पिया जो भी था शुरू से, तो एनर्जी तो था। अब आपने क्या खाया? कुछ भी खाया, मांस खाया आपने। क्या खाया? मांस। अब मांस खाया आपने और मांस से आपको मिलना था 100 कैलोरी, मिलना था कि नहीं मिलना था? तो यहाँ होना था 200 कैलोरी आपके शरीर में होना था। लेकिन जैसे ही आपने मांस खाया, मांस को पचाने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहां से लोगे? मांस से लोगे कि शरीर से लोगे? शरीर से। तो शरीर से आपने 90 कैलोरी वेस्ट, और 90 कैलोरी ऊर्जा आपने पचाने में वेस्ट कर दिया, तो आपके शरीर में बचा कितना पचाने के बाद? 100 कैलोरी लोगे ना, 100 कैलोरी मिलेगा, तो टोटल आपके कितना? देखो मात्र कितना मिला है आपको। तो एनर्जी जा कहाँ रहा है? उसको पचाने में जा रहा है, उसी को पचाने में जो आपने खाया है। इसलिए जो शरीर में जो एनर्जी रहता है उसको पहले उपयोग कर लेते हो आप। और जैसे ही मांस खाया आपने, मांस जैसे ही खाया, आपका पूरा जो शरीर में एनर्जी था वो पूरा मांस को पचाने में चला गया। और मांस को पचाने में गया मतलब आप नहीं, पेट फुल हो गया, आप सो जाते हो थोड़ा। तो जब हैवी चीज खाओगे ना, जल्दी नींद आएगा, क्योंकि आपका पूरा एनर्जी कहाँ चला गया है? पचाने में। और जब आप बाद में उठोगे तो आपको एनर्जेटिक क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ से जो एनर्जी मिला है पचाने के बाद, तब जाके आपको एनर्जी बाद में मिलेगा। लेकिन वो भी एनर्जी कितना है? मात्र ओवरऑल 10% एनर्जी एक्स्ट्रा मिला है आपको, बाकी एनर्जी तो शरीर का ही था। इसलिए मांस खाने वाले में ज्यादा, और ये घास फूस रहता तो ये जल्दी पच जाता। इसमें मात्र आपको कम कैलोरी पचाने में लगता है, 10 कैलोरी, तो आपको मिल जाता 90 कैलोरी। तो 190 कैलोरी आपको जल्दी पच जाता है और तुरंत एनर्जी मिल जाता है। इसलिए घास फूस वाले को एनर्जी ज्यादा मिलता है, और वो लोग सोते नहीं है, घास फूस खा के भी एक्टिव रहते हैं। और मांस खाने वाले का एनर्जी, पहले शरीर का एनर्जी पूरा मांस को पचाने में चला जाता है, तो कहाँ से एनर्जी रहेगा? इसलिए मांस खाने के बाद अब पढ़ाई नहीं होता, ऐसे बोलता हूँ ना। अगर खाते हो तो संडे को खाया करो ऐसा करके, बाकी दिन मत खाओ, क्योंकि खाने के बाद आपको फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, सोने का मन करेगा। पढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए, आप एनर्जी को आप पेट में लगा दोगे तो पढ़ोगे कहाँ? है कि नहीं? आया कि नहीं आया लीडमैन? अरे उतना ज्यादा नहीं पूछेंगे, इतना बस याद रखो कि लीडमैन ने क्या दिया। लीडमैन ने कौन सा रूल दिया? 10% नियम। इसके अनुसार केवल केवल 10% ऊर्जा लॉस होता है और 90% ऊपर तक पहुंचता है हर लेयर में। क्या हो गया? ऐसे है जागा था मतलब? अच्छा ठीक। तो लीडमैन क्या बोले कि 10% ही पहुंचता है, 90% लॉस हो जाता है, ये बोले थे, ठीक है। तो 10% ही पहुंच रहा है और ये बहुत कम हो जाता है ऊपर तक जाते जाते। यही है ऊर्जा प्रवाह, मतलब ऊर्जा हमेशा नीचे में ज्यादा रहेगा और ऊपर में कम रहेगा, तो हमेशा सीधा पिरामिड बनेगा किसमें? ऊर्जा प्रवाह में। और ऊर्जा प्रवाह हमेशा क्या रहेगा? एक दिशी रहेगा, एक दिशी। इसको भी लिख लेना, एक दिशी ऊर्जा प्रवाह। ऊपर नीचे से ऊपर, या उत्पादक से उपभोक्ता की ओर, या सर्वोच्च उपभोक्ता की ओर, ऐसे। किसी को डाउट है क्या इसमें? बनेगा? तो ये इतना सारा है आपका पूरा, यहीं से प्रश्न बन जाता है। लेवल अगर ऊपर किया जाए तो यहीं से बनेगा, बाहर से तो आएगा नहीं। अब ऊर्जा प्रवाह के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? इसके बाद क्या है आपके नोट्स में? ऊर्जा प्रवाह हो गया, उत्पादक हो गया, एनर्जी फ्लो, जैव संचयन और जैव संवर्धन और इकोटोन, इतना बता देता हूँ, फिर क्लास एंड करेंगे। दिखा पानी दे, तो पानी डाल तो नोनी, पानी दो पानी दो, प्यासा हूं मैं, प्यासे को पानी पिलाया नहीं। क्या पढ़ाऊंगा? क्या बोला था? हाँ, जैव संचयन, जैव संचयन और जैव संवर्धन।
संवर्धन। क्लियर है? तो जैव संचयन और जैव संवर्धन, ये दोनों मंत्र क्या है? तो जीव, दोनों जगह क्या है? जीव है, लेकिन यहां हो रहा है संचय और यहां हो रहा है संवर्धन। संवर्धन मतलब बढ़ना, क्या होता है? बहुत हाई लेवल में बढ़ना। संवर्धित है, इसका मूल्य संवर्धित हो गया, मतलब हाई लेवल में बढ़ गया। देना नो नहीं। हाँ, ये एक्चुअल में दोनों प्रदूषण वाला है। जैव संचयन का मतलब अच्छा अच्छा संचय नहीं हो रहा है, यहाँ बेकार वाला संचय हो रहा है। कैसा वाला? बेकार वाला। तो यहाँ संचय और संवर्धन का मतलब है आपने खाया, या मैं आपको बोलता हूं आपने लगाया लिपस्टिक और आपने उसको फेस वॉश से धो दिया। फेस वॉश में था छोटा छोटा महीन कण, महीन प्लास्टिक। क्या था? महीन प्लास्टिक, जिसको बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक। क्या बोलेंगे? देखो यार, माइक्रो प्लास्टिक एकदम महीन कण, छोटा छोटा ऐसे कलरफुल प्लास्टिक रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? देखो फेस वॉश वगैरह लगा रहे हो, कॉस्मेटिक पाउडर वगैरह में रहता है आपका, है कि नहीं? या टायर वगैरह जो घिस रहा है ना रोड में, रोड वगैरह में जो टायर घिस रहा है, टायर वो एकदम महीन कण में ऐसे टायर पूरा घिसा रहता है। और जैसे ही इसमें वर्षा होता है, ये बहकर कहाँ जाते हैं? समुद्र में। आपने जो मुंह धोया, ये बहकर कहाँ जाएंगे? नाली नरवा से होते हुए समुद्र में। मतलब जो भी महीन कण प्लास्टिक वगैरह का है, वो सब जाएंगे कहाँ? समुद्र। निकल गए समुद्र में। लो चला मैं टुंग 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 टुंग, एले समुद्र आ गया। अब समुद्र में कौन है? पानी है। क्या है? जीव जंतु है ना समुद्र में। अब ये एकदम छोटा छोटा कण है, ये जाके कहाँ चिपकेगा? फाइटोप्लैंक्टन में। चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? फाइटोप्लैंक्टन में जैसे चिपका, फाइटोप्लैंक्टन का भक्षण करने वाले कौन है? जूप्लैंक्टन। मतलब फाइटोप्लैंक्टन में चिपका, फाइटोप्लैंक्टन को खाया कौन? जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन को खाया कौन? केकड़ा, क्रैटियस। तो ये जो केकड़ा खाया, ये जो केकड़ा खाया उसके पेट में क्या चला गया? पूरा ये प्रदूषण आपका, टायर वगैरह जो भी माइक्रो प्लास्टिक है, सब कहाँ चला गया? केकड़े के पेट में। अब उसके पेट में गया, पेट में गया मतलब केकड़ा जितना खा रहा है, केकड़ा जितना खा रहा है, वो साथ में क्या खा रहा है? माइक्रो प्लास्टिक खा रहा है। ये माइक्रो प्लास्टिक धीरे 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 उसके शरीर में क्या होना चालू हो जाएगा? संचय होना चालू हो जाएगा। एक जीव के शरीर में प्रदूषण का संचय होना या प्रदूषित पदार्थों का संचय होना क्या कहलाता है? जैव संचयन। यहाँ केकड़े के पेट में, और केकड़ा को खाएगा तो किसके पेट में जाएगा? ये तो मछली के पेट में भी क्या हो जाएगा? संचय होना चालू हो जाएगा। तो मछली के पेट में संचय हो रहा है, तो मछली 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 उसके पेट में संचयन होना, यही क्या है? जैव संचयन। ये सर समुद्र का था। आप लोग अपना देखो, अपना यहाँ जो आप खेत में कौन क्या डाल रहे हो? कीटनाशक, जो रासायनिक उर्वरक डाल रहे हो, वो किस में आ जाता है? चावल में एक्यूमुलेट हो रहा है, चावल में एकत्रित हो रहा है, चावल में संचयित हो रहा है। तो चावल में जब प्रदूषण का संचयित होना या हानिकारक पदार्थों का संचयित होना, यही हानिकारक पदार्थों का संचयित जीवों में होता है, यही कहलाता है जैव संचयन। यहां तक किसी को दिक्कत? नो प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं है ना? नो दिक्कत। तो जीवों में हानिकारक पदार्थों का संचयन ही जैव संचयन है, काबर की जीवों में हो रहा है। अब इसी को अगर संवर्धन बताऊं मैं, तो इसको मैं बड़े लेवल में ले जाता हूं। जैसे समुद्र में हो गया था प्रदूषण, और समुद्र में था छोटा छोटा मछली, ऐसे बहुत सारे। देखो ये फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाया? जूप्लैंक्टन। ये इसको कौन खाया? फिर केकड़ा। ठीक, अब ये केकड़ा को कौन खाएगा? मछली। ठीक, तो यहां अगर देखा जाए ना, तो एक समुद्र के प्रदूषण से आपने जो प्रदूषण किया था, ये पूरा 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 खाद्य श्रृंखला क्या हो रहा है? इन्फेक्ट हो रहा है। खाद्य श्रृंखला ऐसे बहुत सारे
ऐसे ही चलेगा, केकड़ा केकड़ा खाएगा, फिर मछली, फिर केकड़ा केकड़ा मछली, फिर मछली, और इन सबको कौन खाएगा? बड़ी मछली खाएगी। तो बड़ी मछली पानी में गिरी, छपाक। क्यों गिरेगी? क्योंकि अब जब पूरा श्रृंखला हानिकारक पदार्थों से क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है, या पूरा जब एक जगह जाके संवर्धित हो रहा है, पूरा श्रृंखला में ही पूरा हानिकारक पदार्थ संवर्धित हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? जैव संवर्धन। तो जब पूरा खाद्य श्रृंखला में आपको दिखे, पूरा खाद्य श्रृंखला में उसका प्रभाव दिखे, तो वो क्या है? जैव संवर्धन। और एक मछली या एक जीव में दिखे, तो इसको जीव के शरीर में जो संचय हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? जैव संचयन। क्लियर है? दोनों मिलता जुलता है, कुछ ज्यादा अलग नहीं है। क्लियर है? उसमें पूरा अपन ऑब्जर्वेशन क्या है? पूरा श्रृंखला का। तो पूरा श्रृंखला में जो हानिकारक पदार्थों का संचयन हो रहा है उसको संवर्धन बोल दिए। और एक जीव का जब हम लोग क्या करेंगे अवलोकन, तो एक जीव के पेट में जो संचयन हुआ उसको क्या बोलेंगे? जैव संचयन। क्लियर है? और इसी कारण फिर मछली को हो जाता है कैंसर, ट्यूमर। तो ये सब मछली को भी, ये सब कैंसर वगैरह जो हो रहा है हमारे कारण। जो अपन नॉन स्टिक पैन यूज करते हैं, तो नॉन स्टिक के ऊपर में जो लिखा लगा है उसको रोज धोते हैं ना, तो उसमें का भी छोटा छोटा कण निकल के कहाँ जाते हैं? समुद्र। वो भी है आपका समुद्री प्रदूषण। मतलब सोच नहीं सकते ये है प्रदूषण। अभी तक तो आपने बड़ा बड़ा प्रदूषण देखा था, ये है छोटा छोटा प्रदूषण, माइक्रो प्रदूषण। क्लियर है? तो ऐसे आपका होता है जैव संचयन और जैव संवर्धन। किसी को डाउट है क्या इसमें? नहीं। और क्या बताना था? तो वहां दोनों क्या कर सकते हो? दोनों उदाहरण याद रख सकते हो, यहाँ मछली वाला और चावल वाला। कि चावल से फिर मानव में जाके भी ये जैव संचयन हो रहा है अभी धीरे धीरे, और यही कैंसर जनित बन जाता है जब आप ज्यादा भक्षण कर रहे हो ऐसे बेकार वाले चावल या बेकार वाले, फिर आपको कैंसर वगैरह कुछ ना कुछ बीमारी होगा। वो बीमारी का कारण क्या था? जैव संचयन था। आ रहा है समझ? और पूरा खाद्य श्रृंखला बड़े लेवल में जब यही चीज बड़े लेवल में होता है तो उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे इसको मैग्निफिकेशन बोलेंगे, और उसको बोलेंगे अपना एक्यूमुलेशन। क्लियर है? तो लिख सकते हो। डाइक्लोफिनाक वाला बताया था ना मैं, एंटीबायोटिक। डाइक्लोफिनाक पशुओं को दिए और उधर गिद्ध गया, गया कि नहीं गया? तो धीरे धीरे अचानक से नहीं गए हैं लोग। अब आपने बार बार क्या किया? जो पशु खत्म हो रहे हैं पशु, उनको आपने क्या दिया? डाइक्लोफिनाक। ये एंटीबायोटिक आपने दिया, डाइक्लोफिनाक। अब जीव जीव तो मर गया पशु, लेकिन उसके शरीर में क्या है? अभी डाइक्लोफिनाक है। इसको कौन खाएगा? गिद्ध। अब गिद्ध बार बार खा रहा है, मतलब उसके शरीर में बार बार क्या जा रहा है? डाइक्लोफिनाक जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरा संचयित हो जाएगा और वो गिद्ध टाटा बाय बाय। क्लियर? तो ये किसके कारण हो रहा है? जैव संचयन, बायो एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेट होना मतलब एकत्रित, बायो एक्यूमुलेशन। और संवर्धन को क्या बोलेंगे? बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन। याद रहेगा? बनेगा? कितना समय हो गया? चलो इतना काफी है, इसके बाद हिंदी पढ़ेंगे। तो इस सब को आज प्रैक्टिस करना अच्छे से। हिंदी अशुद्ध शुद्ध पढ़ेंगे।